हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती बसापेशी ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके, जीएस और हिंदी जो भी पूछता है, इसमें हम मैथ नहीं देखेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। यह जो है प्रैक्टिस सेट 1 है, इसमें हम टोटल 25 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखिएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और किस लेवल का है। तो जिसमें से 31वां प्रश्न से हम प्रारंभ करते हैं। देखिएगा जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, तो देखिए यह जो दिया है हड़प्पा काल से संबंधित है। देखिए क्या, तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सूची 1 और सूची 2। क्या, तो देखिएगा इसमें पूछा है कि कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है, तो सुरकोटदा जो है भुज कच्छ में है। भुज कच्छ में है। बी का एक होगा। एक है कोटदेजी। कोटदेजी जो है सिंध में। कहाँ, तो सिंध में है। अब बनावली कहाँ, तो हरियाणा में। बनावली कहाँ, तो हरियाणा में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती में इसी तरह का प्रश्न जीके और जीएस में आपको देखने को मिलेगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते भी चलिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासक, क्या तो किस शासक के शासनकाल से संबंधित है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंध रखते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क होगा। क्या, तो कनिष्क होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 33। क्या, तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, याद रखिएगा। क्या, तो गोंडाधुर की। ऑप्शन नंबर ये होगा। अगर पूछा जाए कि बस्तर आंदोलन जो हुआ है कब हुआ है, तो आप बताइएगा 1910 में हुआ था। 1910 में हुआ था। यह आदिवासी नेता गोंडाधुर के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो है टोटल 30 प्रश्न जो हैं मैथ से पूछता है, और बाकी जो हैं जीके जीएस हम करवाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है और कब किया गया है, तो याद रखिएगा 1939 में किया गया है। 1939 में। अगर पूछा जाए कि कहाँ किया गया है, तो सिंगापुर में। कहाँ, तो सिंगापुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो 35। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो है किसने निभाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर ये होगा। अगर पूछ लिया जाए कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है, तो आप बताइएगा 1928 में। अब बारदोली जो है किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या, तो 36। आप बताइएगा कि जो है 70 प्रश्न हम जीके जीएस और हिंदी मिलाकर करवा रहे हैं। आप बताइएगा कि 70 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब जो है आप सही कर पाए हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 36 जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। याद रखिएगा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 1946 को।
और दूसरा अगर पूछा जाए तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। अगर तीसरा पूछा जाए कि तीसरा बैठक कब हुआ है तो 13 दिसंबर, क्या बोले हैं, 13 दिसंबर 1946 को हुआ, 13 दिसंबर 1946 को हुआ है। अगर प्रश्न इस तरह पूछा जाए कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ है तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ है 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्या तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ है, पंचशील समझौता कब हुआ है तो आप बताइएगा। पंचशील समझौता जो हुआ था 29 अप्रैल, क्या बोले हैं 29 अप्रैल। देखिएगा थोड़ा सा हम कलर और बढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा क्या तो देखिएगा क्या बोले हैं, पंचशील समझौता जो हुआ था 29 अप्रैल, क्या बोले हैं तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पंचशील जो समझौता हुआ था इसमें 5 मुख्य बातें रखे गए थे। पंचशील समझौता में 5 मुख्य बातें रखे गए थे। वो बात कौन है ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिसमें से पहला जो है अखंडता और संप्रभुता को, क्या बोले हैं, अखंडता और संप्रभुता को परंपरागत सम्मान करना। और दूसरा जो है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। और तीसरा जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप ना करना। और चौथा जो है क्या तो परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना। और पांचवा जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। ये जो भी बताए हैं आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्या तो फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश थे। फ्रांस का शासक लुई 16वां जो थे किस राजवंश से संबंधित थे तो याद रखिएगा जो यह थे क्या तो बोरोन राजवंश से, बोरबॉन राजवंश से संबंध थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और लुई 16वां जो फ्रांस का राजा था यह जो है 1774 से लेकर 1792 तक यह सम्राट बना रहा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, क्या तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ है, कब और कहाँ आयोजित हुआ है तो याद रखिएगा बेलग्रेड 1761 में हुआ था, बेलग्रेड 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्या तो द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ है, कौन सा शहर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ है तो हिरोशिमा थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि जो है हिरोशिमा कहाँ है तो जापान में पड़ता है, हिरोशिमा कहाँ है तो जापान में पड़ता है। अगर प्रश्न इस तरह पूछा जाए, यहाँ से प्रश्न दो तरह पूछा जाता है कि जो है हिरोशिमा पर, क्या बोले हैं, हिरोशिमा पर जो है बम कब गिराया गया है तो याद रखिएगा 6 अगस्त, क्या बोले हैं 6 अगस्त 1945 को। अगर पूछा जाए कि नागासाकी पर बम कब गिराया गया है तो 9 अगस्त 1945 बताइएगा, 9 अगस्त 1945 बताइएगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है तो देखिएगा हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है तो मंगल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या तो किम्बरली हीरा खान किस देश में है, किम्बरली हीरा खान जो है किस देश में है तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ तो दक्षिण अफ्रीका में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है तो लाल लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी थी। लाल लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है, याद रखिएगा काजू के लिए, क्या तो काजू के लिए है। अगर पूछा जाए कि लाल मिट्टी जो है कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो देखिएगा ये जो है प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है सामान्यतः जो है प्रायद्वीपीय पठार में। अगर पूछा जाए कौन कौन से राज्य में लाल मिट्टी की प्रधानता है, तो कर्नाटक में है, केरल में है, इसके अलावा तमिलनाडु में भी है। यह जो है काजू के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है किसी खेत में कर्मावार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगानों को क्या कहते हैं। विभिन्न फसलों को जो उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी में हम बता देते हैं, याद रखिएगा एक होता है खरीफ फसल और एक होता है रबी फसल और एक होता है जायद फसल। तो देखिएगा कि खरीफ फसल के अंतर्गत कपास आता है। ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसी में हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो देखिएगा खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं, लिख देते हैं। देखिएगा क्या बोले हैं तो खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं, तो देखिएगा एक आता है कपास, क्या बोले हैं एक आता है कपास। थोड़ा सा और देखते हैं, कलर इस तरह कर देते हैं। देखिएगा क्या बोले हैं तो खरीफ फसल में जो बोले हैं खरीफ फसल में एक आता है कपास, क्या आते हैं तो कपास। और जो है मूंगफली आता है, क्या है तो मूंगफली आता है। और एक जो है धान आता है, क्या बोले तो धान। और एक आता है बाजरा, क्या बोले तो बाजरा। ये तो हम समझ जाते हैं कि धान जो है खरीफ फसल है, लेकिन इसी में हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कपास, मूंगफली और बाजरा भी जो हैं खरीफ फसल के ही हिस्सा हैं। और दूसरा है रबी फसल, क्या तो रबी फसल में सभी को पता चल जाता है कि गेहूँ, जौ, क्या बोले हैं जौ, सरसों और एक है चना, क्या बोले हैं चना और मटर। ये सभी क्या है तो रबी फसल है। और एक होता है जायद फसल, क्या बोले तो जायद फसल। तो जायद फसल के जो अंतर्गत आता है तरबूज आता है, खरबूज आता है और खीरा ककड़ी आता है। वैसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा कि 45 क्या है। तो देखिएगा 45 जो है पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख क्या है। पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख क्या है, तो याद रखिएगा यह जो है पर्वत चोटी है, क्या तो एक मिनट देखिएगा सॉरी, क्या तो 45 क्या तो पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाई मुड्डी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब कुद्रेमुख मुख, क्या बोले हैं कुद्रेमुख मुख जो है भारत के किस राज्य में है, तो केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो केरल राज्य में पड़ता है। सॉरी केरल में नहीं, कहाँ तो कर्नाटक में, क्या बोले तो कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में, क्या बोले हैं गलती से हो गया था कर्नाटक में। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, तो देखिएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके थी, तो लोकसभा के प्रति होता है। लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि संसद का प्रावधान करेगा, संसद जो है प्रावधान करेगा किसका, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। एक है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद जो है 75 पूछा ही जाता है। तो अनुच्छेद 74 में जो है याद रखिएगा कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार है मंत्रिपरिषद से। राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है किससे, तो मंत्रिपरिषद से। और एक है अनुच्छेद 75 के
एक, अनुच्छेद 75 के एक होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 की 1 में कहा गया है, राष्ट्रपति जो है मंत्री की नियुक्ति करती हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और एक ही 75 का 3, 75 का 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 की 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, क्या तो संविधान अपनी नागरिक की कौन से अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपनी नागरिक की कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो याद रखिएगा, वह जो देता है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट, क्या क्या देता है? ऑप्शन नहीं देखे हैं। संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2, 1 और 2 अर्थात ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर होगा 48। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? अगर भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में कोई अच्छा विवाद चला है तो उसका जो निर्णय है कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। फजल अली आयोग का संबंध है, फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से है, राज्य पुनर्गठन आयोग से है। ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्य पुनर्गठन जो है कब आए हैं? फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन कब आया है? तो याद रखिएगा 1953 में आया था, 1953 में आया था। क्वेश्चन नंबर 50। भारत एक क्या है? तो याद रखिएगा, भारत जो एक है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को टालना या हटाना क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वह जो कहा जाता है उदारीकरण कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, क्या तो निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी क्या है? पुरोगामी कार्य किए हैं। तो 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बी की आर बी राव होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा जो है प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा जो प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुआ है? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुआ है? तो 2000 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, क्या तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है कब से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा 55 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए नवंबर 2004 से, नवंबर 2004 से। अगर पूरा डेट पूछा जाए तो 14 नवंबर 2004 से, 14 नवंबर 2004 से। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, एक समान वृत्तीय गति में निम्न में से राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में स्थिर राशि वो होती हैं। तो यह जो होती हैं क्या रहते हैं? तो चाल रहते हैं। क्या? तो चाल। ऑप्शन नंबर
ये होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, एक अश्व शक्ति लगभग किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति जो है लगभग किसके बराबर वो होता है? तो याद रखिएगा यह जो होता है 776 वाट। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 58 देखिएगा, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? तो इसका जो कारण है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, क्या तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? याद रखिएगा टेस्ला है। क्या तो टेस्ला है। ऑप्शन नंबर ए होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, क्या तो समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, वह कौन सा पदार्थ है? तो 60 का जो होगा देखिएगा, 60 का जो है ऑप्शन नंबर ए है, कोलाइड है। कौन है? तो कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, किसका ऑक्सीजन अंक सदैव 1 होता है? -1 होता है। तो याद रखिएगा यह जो होता है फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या तो किसका ऑक्सीजन सदैव -1 होता है? तो फ्लोरीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, मिट्टी के तेल में धातु होती हैं। मिट्टी के तेल में धातु होती हैं तो पोटेशियम होती हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम होती हैं। पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पोटेशियम क्या बोले हैं? पोटेशियम और सोडियम को, पोटेशियम और सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसमें सोडियम ऑप्शन नहीं दिया है तो पोटेशियम होगा। अगर सोडियम भी दिया रहता है तो सोडियम भी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, क्या तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़े का पालन जो है क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। जबकि मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है और मछली पालन पीसीकल्चर कहलाता है। मछली पालन जो है पीसीकल्चर कहलाता है। जंगलों की वृद्धि जो है सिल्वीकल्चर कहलाता है। जंगलों की वृद्धि, संरक्षण एवं लकड़ी के उत्पादन जो है क्या तो सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, क्या तो वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा क्या रहता है? बच्चा बौना रह जाता है। क्या तो बौना। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65, क्या तो पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग होता है। तो 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण। विषाणु वायरस संक्रमण के कारण ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, क्या तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो याद रखिएगा यह जो है कैमूर जिले में। कहाँ? तो कैमूर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला था? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला था तो पूर्णिया थे। कौन? तो पूर्णिया थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, क्या तो जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाव्या पहल की शुरुआत की गई? नाव्या पहल की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, क्या तो मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन 123वां सदस्य कौन सा देश बना है?
मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 123वां सदस्य कौन बना है? याद रखिएगा अंगोला बना है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है तो देखिएगा, मई 2025 में किस कार्जवेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना है? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मर्ज को ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द को पहचानिए। कौन सी संज्ञा है? यहाँ से देखिएगा कि हिंदी कितना है, तो इसमें पहचानना है कि कौन सी संज्ञा है। तो क्या चतुर्थ जो है एक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। क्वेश्चन नंबर क्या है तो 72 देखिएगा, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद पहले कितने होते हैं? सर्वनाम के बताइएगा कितने कुल भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम नाम बताते हैं। याद रखिएगा, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा जो होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और पांचवा जो होता है अनिश्चयवाचक, और छठा जो है संबंधवाचक है। क्या तो संबंधवाचक है। तो इसमें पूछा है सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तीनों हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। निम्न में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग कौन नहीं? इकारांत संज्ञा जो स्त्रीलिंग कौन नहीं है? तो याद रखिएगा यह जो है ये कितना होगा तो 73 का जो होगा पहिया जो है इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्द के रूप में परिवर्तित होता है? तो 74 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए विशेषण होगा। क्या तो विशेषण। दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होता है? तो विशेषण के रूप में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75। अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो याद रखिएगा अंक शब्द का जो तो गोद होता है, चिन्ह भी होता है, संख्या भी होता है, जबकि अंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा जो है सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो याद रखिएगा गीरा या बीना वाणी है, क्या तो भारती या वाणी भी है, शारदा क्या है वागीसा भी हैं, जबकि हिम और हिरणी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन नंबर ए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 76 के क्या बोले तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। क्या तो निम्न कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? कौन सा जो है असंगत है? तो देखिएगा यह जो असंगत बताया गया है आपादान। ऑप्शन नंबर डी होगा। कर्ता ने कर्म को सही है, करण से भी सही है, अधिकरण में पर क्या बोले हैं अधिकरण में पर को का के लिए ये भी सही है, जबकि आपादान से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। क्या तो नाको चने चबाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? नाको चने चबाना जो है मुहावरा का सही अर्थ क्या है?
तो याद रखिएगा यह जो होता है बहुत तंग करना, ऑप्शन नंबर डी होगा। नाको चने चबाना, नाको चने चबाना बहुत तंग करना होता है। नाक चने चबाना मतलब बहुत तंग करना। क्या तो है खिच खिच में पढ़ना, खिच खिच में पढ़ना, क्या बोले हैं खिच खिच में पढ़ना। मुहावरा का अर्थ बताइए। खिच खिच में पढ़ना जो है मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो बहस करना होता है। क्या तो बहस करना होता है। और एक है बकबक करना, बकबक करना बहुत बोलना या बातूती होना। खोपड़ी खाना, प्रश्न करके परेशान करना। खोपड़ी खाना, क्या बोले हैं खोपड़ी खाना मुहावरा का अर्थ होता है। खोपड़ी खाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो प्रश्न करके, क्या बोले हैं प्रश्न करके परेशान करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79, क्या है, तो यदि नेहा परिश्रम करती हैं तो, यदि नेहा परिश्रम करती हैं तो परीक्षा में आवश्यक उत्तीर्ण हो जाती हैं। क्रिया का कौन सा काल है, क्रिया का कौन सा काल है, तो याद रखिएगा हेतु, हेतु मद भूतकाल है। हेतु, हेतु मद भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, क्या, तो निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। कौन जो है संधि का युग्म गलत है, तो याद रखिएगा यह जो है भोरदा जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुदित भी सही है, अनु प्लस उदित है। आविंद्र भी, अवनि प्लस इंद्र भी सही है। क्या तो श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस आनंद, ये भी सही है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो होगा 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, तो एक मिनट क्या पूछे हैं। आशिक जो होगा द्वित बताए दिए हैं। आशिक क्या, तो 80 का है नहीं, एक मिनट देखिएगा। आशिक जो होगा सी होगा, क्या तो सी। श्रद्धा क्या, तो श्रद्धानंद है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। भू प्लस उदारे भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। गलती से मिस्टेक हो गया, माफ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, क्वेश्चन नंबर 81। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, तो देखिएगा पवित्र शब्द का संधि विच्छेद, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो पो प्लस इत्र होता है। पवित्र का पो प्लस इत्र होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, अनुराग का विलोम क्या है। अनुराग का विलोम क्या है, तो याद रखिएगा अनुराग का जो विलोम होता है विराग होता है। क्या, तो विराग होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा दक्षिण शब्द विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। दक्षिण शब्द विलोम शब्द जो है कौन सा शब्द है, तो दक्षिण का जो होगा बामा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, क्या, तो यथोचित किस समास का उदाहरण है। यथोचित किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85, क्या, तो होनहार बीर, क्या, तो होनहार बीरवान की होती चिकनी पाती लोक भक्त, क्या लोकगीत का अर्थ निम्न में से क्या है। निम्न में से क्या है। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्या, तो जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए वाकांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वह जो होगा वादी होगा। क्या, तो वादी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 जो है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। किस शब्द की जो है वर्तनी सही है, तो विधाता, क्या बोले हैं विधाता। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या, तो निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पूछा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिएगा भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ये भी सही है। रात उसका प्राण पर एक उड़ गया, रात उसका प्राण पर एक उड़ गया, ये गलत है, ये गलत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है रात उसका प्राण पर एक उड़ गया है, जबकि इसका जो है रात उसके प्राण
उड़ गई हैं, रात उसका प्राण जो है उड़ गई, ये सही होगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89, कौन सा वाक्य शुद्ध है, पूछा है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तो दही खट्टा है, दही खट्टा जो है वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि दही खट्टी ये गलत है, दही खटास ये भी गलत है, दही खटाई है, दही खट्टा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम है, तो याद रखिएगा तत्सम जो है अक्षर जो है क्या बोले हैं, अक्षर जो है तत्सम है, क्या तो तत्सम है, बाकी जो है आँख, आंसू, आशीष ये सभी जो हैं क्या तो ये इसमें जो पूछा है, एक मिनट देखिएगा, कौन तत्सम है, कौन है तत्सम है, तो यह जो है अक्षर जो है क्या बोले, अक्षर जो है तत्सम है, बाकी आँख, आंसू, आशीष ये सभी तत्स तत् तत् क्या तो तत्भाव है, क्या तो तत्भाव है, तद्भाव है, क्या बोले तत्भाव है। आप इस ध्यान से, एक होता है तत्सम और एक होता है तत्भाव, तो ये जो होता है तत्सम ही, और बाकी आँख, आंसू और आशीष जो है तद्भाव है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, आद्रक का तत्भाव क्या है, आद्रक का तत्भाव क्या है, तो यह जो है अदरक होता है, क्या तो अदरक, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा इसी में हम कुछ बता देते हैं, याद रखिएगा। आद्रक का क्या बोले हैं, आद्रक का तत्भव जो होता है अदरक होता है, क्या तो अदरक होता है, अदरक है। जबकि अग्नि का तत्भव क्या बोले हैं, अग्नि का तत्भव जो है आग है, क्या है आग है। और एक है रात्रि का तत्भव, क्या तो रात्रि का तत्भव, रात्रि का तत्भव जो होगा क्या तो रात होगा, क्या तो रात होगा। क्या तो ज्येष्ठ का जेठ होगा, ज्येष्ठ का जेठ तत्भव होगा। और एक है क्षार का खार होगा, अवच्छी का आँख होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92, क्या तो निम्नलिखित में से निरुपसर्ग से बना शब्द कौन नहीं है, निरुपसर्ग से बना शब्द कौन नहीं है, तो देखिएगा कि 92 में जो है कौन सा जो है शब्द नी से उपसर्ग नहीं बना है, तो देखिएगा निर्वाह भी सही है, निर्दोष भी सही है, निर्भय भी सही है, लेकिन निकृष्ट गलत है, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्या तो दिए गए विकल्पों में से उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है, अति का उपयोग नहीं हुआ, कौन से उपसर्ग में अति का उपयोग नहीं हुआ है, तो देखिएगा 93 का क्या क्या ऑप्शन दिया है, तो अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त, जबकि अतिथि में क्या बोले हैं, अतिथि में नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा पूछा है यति, अति का कि अति उपसर्ग में किसमें प्रयोग नहीं हुआ है, तो अत्यंत, माने इसका जो संधि विच्छेद करते हैं अति प्लस अति होता है, अत्यंत होता है, जबकि ये है अतिथि है, क्या तो अतिथि है, ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर क्या बोले तो ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या तो देखिएगा 94 जो है, एक मिनट देखिएगा 94 क्या तो मिलाप शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, मिलाप शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो आप हैं, मिलाप शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो आप हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखन कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखन कौन है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखन है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, बीजक किसकी रचना है, तो बीजक जो हैं कबीर के हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97, क्या तो इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, कौन सा जो है लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो याद रखिएगा केशव भी लिखा है, देव भी लिखा है, भूषण भी लिखा है, लेकिन बिहारी नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 से 100 तक एक गद्यांश के रूप में दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या होगा, तो देखिएगा पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चों का एक विकास अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता,
क्या तो अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। एक स्थित पाठ्यक्रम बच्चों की व्यक्तिगत रुचि और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों विवश होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा, क्या बोले हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा सा देखिएगा, क्या बोले हैं, यदि एक बच्चा किसी विषय में अपना सही पाठ्यक्रम में दिलचस्प रहता है तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरा एक वर्ष में इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है। जब वहाँ उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेंगे तो श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहाँ पाठ्यक्रम क्या तो पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता है, बच्चों की अपनी व्यक्तिगत रुचि सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी करने की छूट रहती है। देखिएगा ऊपर करते हैं थोड़ा सा, क्या तो छूट रहती ही आगे के तो समान स्कूलों में जहाँ यहाँ छूट नहीं दी जाती है, होता है प्रायः एक नई कक्षा में आने वाले उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ यह पिछली कक्षा में जान चुका था। कहते हैं विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक का पर्याप्त जैसा भारत है। तो इसमें देखिएगा क्या क्या दिया है, तो देखिएगा पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों पर क्या ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम, क्या बोले हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों पर क्या ध्यान देना चाहिए। तो याद रखिएगा यह जो होगा 98 को जो होगा क्षमताओं और रुचि का ऑप्शन नंबर सी होगा, इसके ऊपर लिखा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, क्या तो यदि संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषय में रखते हैं तो विभिन्न रुचियां रखते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याप्त है तो नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा यह जो एक गद्यांश से भी पूछता है, तो याद रखिएगा 98 से 100 जो है इसके बीच 3 गद्यांश रहता है, जो इसके ऊपर ही आंसर जो है छुपा रहता है। आप उसे पढ़कर इसका जवाब दे सकते हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम इस वीडियो में जो है जीके, जीएस और हिंदी करवाते हैं। अगर आप बताइएगा हमें जहाँ से मिस्टेक हुआ है, आप वहाँ कमेंट में बताइएगा, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ये जो है बिहार एसएससी परिचालिका का पहला सेट हम करवा दिए हैं। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो होगा सेट नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।